नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन। इसमें ओवरऑल जीके के क्वेश्चन रहने वाले हैं। आपके आने वाले जो एचपीआरसी के एग्जाम है, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम है, जहां पर भी ओवरऑल जीके पूछी जाती है, उसमें आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। जितने भी क्वेश्चन यहां पर डिस्कस किए जाएंगे वो एज पर ऑफिशियल सिलेबस ही डिस्कस किए जाएंगे और हर एक क्वेश्चन को डिटेल से भी डिस्कस करेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट हैज एविडेंस ऑफ ओवेंस विच रिवील्स द हिस्ट्री ऑफ मेकिंग ब्रेड इन इंडिया। तो बोलते हैं कि किस हड़प्पन स्थल पर जो है जो ओवन थे, भट्टियां थी, उनके साक्ष्य मिलते हैं और वहां पर रोटी बनाने का इतिहास का पता भी जो है वो चलता है। यहाँ से ये पता चलता है कि ब्रेड, इनके रोटी जो था वो बनाई जाती थी ओवंस में। तो ये कहाँ पर जो है इस तरह के एविडेंस जो है वो मिलते हैं। तो इस तरह के एविडेंस जो मिलते हैं, अगर हम हड़प्पन साइट में बात करें तो वो कालीबंगा में जो है वो मिलते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि कालीबंगा में इस तरह के साक्ष्य जो है वो मिलते हैं। हम अक्सर बात करते हैं हड़प्पन साइट्स की, हम सिंधु घाटी सभ्यता के अलग अलग स्थानों की बात करते हैं, जिसमें कालीबंगा भी हमने पढ़ा हुआ है। कालीबंगा जो है वो राजस्थान में आता है, घग्गर नदी के किनारे जो है ये आता था। और देखिए कालीबंगा में जो हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली हैं, यहाँ पर जो है हमें हल द्वारा जुते हुए खेत जो हैं वो मिले हैं। यहाँ पर जो है वो पक्की मिट्टी के बने हुए हल भी जो है वो मिले हैं। और यहीं पर जो है वो पहले ज्ञात हुआ कि भूकंप भी आता था और भूकंप के साक्ष्य भी जो है वो यहाँ पर मिले हैं। और यहाँ पर ही जो है वो रोटी बनाने के इतिहास का पता भी चलता है। ओवंस यहाँ पर जो है वो मिले, इनके वो साक्ष्य मिले जहाँ से ये चीज़ें पता चलती हैं। हम अगर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात कर रहे हैं तो हड़प्पा की बात करना ज़रूरी है, मोहनजोदड़ो की बात करना ज़रूरी है। हड़प्पा की खोज जो है वो दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। ये पाकिस्तान में आता है, रावी नदी के किनारे आता है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में रखालदास बनर्जी ने की थी। ये पाकिस्तान में आता है और सिंधु नदी के किनारे जो है वो आता है। वैसे ही इंडिया में हड़प्पन साइट्स में जो है धौलावीरा आता है, ये गुजरात में जो है वो आता है। यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें मिली, जैसे कि पत्थर का मैदान मिला, पत्थर की बनी हुई नेवले की मूर्ति मिली धौलावीरा में। धौलावीरा के अलावा जो है वो हमें राखीगढ़ी भी ध्यान रखना है, ये हरियाणा में आता है, ये राखीगढ़ी घग्गर नदी के किनारे। और ये जो है वो आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर भारत में स्थित एक सभ्यता, एक सबसे बड़ा स्थल जो है वो यहाँ पर मिला है। और उसी तरह हमने कालीबंगा के बारे में तो जान ही लिया। रोपड़ भी इंडस वैली सिविलाइजेशन में आता है, ये पंजाब में आता है, सतलुज नदी के किनारे जो है वो आता है। तो इस तरह की इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में ध्यान रखना, जिनके बारे में क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट ठगी सुप्रेशन मेथड पास्ट। यहाँ पर बोलते हैं कि निम्नलिखित में से किस वर्ष पहला महत्वपूर्ण ठगी दमन, जिसको ठगी सुप्रेशन भी बोला गया, इस तरह की विधि जो था वो पारित की गई। अगर हम ठगी सुप्रेशन एक्ट की बात करते हैं कि ये कब जो है वो पारित किया गया था, तो ये 1836 में जो था वो पारित किया गया था। ये जो था वो एक्ट नंबर 30 था, इसको एक्स 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 इस तरह से लिखते थे। और ये एक्ट नंबर 30 था और 1836 में जो था वो पास किया गया था। 1836 की अगर हम बात करते हैं तो 1836 में जो है वो लॉर्ड मेटकॉफ जो था वो हुआ करते थे, जो वाइसराय हुआ करते थे वो लॉर्ड मेटकॉफ जो था वो हुआ करते थे। वाइसराय नहीं, इनको आप गवर्नर जनरल बोलेंगे, क्योंकि वाइसराय जो बनना स्टार्ट हुए, वाइसराय कब बनना स्टार्ट हुए थे, वो जो है वो 1858 से बनना स्टार्ट होते। उससे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला जाता था। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में हम लॉर्ड विलियम बेंटे का कार्यकाल देखते हैं। 1828 में जो स्टार्ट हो गया था, 1835 तक जो चला था, उसमें 1830 में ठगी को सुप्रेशन करने के लिए, ठगी को दबाने के लिए, जो ठग थे उनको दबाने के लिए भी जो है वो कोशिश की गई थी 1830 में ही। और 1829 में जो था वो सती प्रथा को जो है वो बैन कर दिया गया था, एबोल्यूशन ऑफ सती प्रथा, ये आपने ध्यान रखना है। और इन्हीं के कार्यकाल के दौरान हमें और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिली, जैसे कि मैसूर को एनेक्स कर लिया गया था 1831 में, कुर्ग को 1834 में, सेंट्रल चाचार को 1834 में कर लिया गया था। ट्रीटी ऑफ प्रीपेचुअल फ्रेंडशिप हुई थी यहाँ पर रणजीत सिंह के साथ, ये भी आपने ध्यान रखना है कि ये किसके साथ हुई थी, ठीक है जी। तो इस तरह से हुआ था। उसके बाद लॉर्ड मेटकॉफ आते हैं, इन्होंने जो है वो न्यू जो प्रेस लॉ रिफॉर्म थे उनकी रेस्ट्रिक्शन को जो है वो रिमूव कर दिया था, ठीक है जी। तो इसलिए इनको जाना जाता है। 1835-1836 यही एक साल का कार्यकाल इनका रहा। उसके बाद 1836 में फिर लॉर्ड ऑकलैंड आ गए थे। इनके कार्यकाल के दौरान पहला अफगान वॉर हुआ था। जो महाराजा रणजीत सिंह हुआ करते थे उनकी मृत्यु हो जाती है 1839 में। तो ये सब महत्वपूर्ण घटनाएं इनके कार्यकाल के दौरान जो था वो हुई थी। तो इतना सब यहाँ से ध्यान रखें, ये रिवीजन ही आपका एक हो रहा है। और अगर आपने ये चीज़ें नहीं पढ़ी हैं तो उनको साथ साथ में नोट भी करते रहना। डिटेल में पढ़ने का मतलब यही है कि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं, तो कुछ भी पूछा जाए तो आप सही कर जो है वो आए। यहाँ पर अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं ड्यूरिंग 1920-22 बाबा रामचंद्रा मेजर रेवेलन ऑफ
किसान सभा टुक प्लेस इन विच ईयर? तो बोलते हैं कि 1920-21 के दौरान बाबा रामचंद्र हुआ करते थे, इनके नेतृत्व में एक किसान सभा आयोजित की गई थी। बोलते हैं किसान सभा के ये प्रमुख विद्रोह हुआ था, ये कहाँ पर जो था वो हुआ था? तो 1920 से 22 के दौरान जो है वो बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में जो था वो यूनाइटेड प्रोविंस, जिसको अवध भी बोलते थे, यूपी जो यूनाइटेड प्रोविंस आता था उसमें जो था ये हुआ था बाबा रामचंद्र के। अब हम यहाँ पर किसान सभा की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि किसान सभा के ऊपर भी जो है वो क्वेश्चन अक्सर बनते ही बनते हैं। क्या क्या क्वेश्चन किसान सभा के ऊपर बन सकते हैं और क्या क्या बातें आपको यहाँ पर जो है वो ध्यान रखनी है, वो सारा डिटेल से बताऊँगा। तो ये जो यूनाइटेड प्रोविंस में किसान सभा बनाई गई थी, इसको जो था वो फरवरी 1918 में जो था वो स्थापित किया गया था। गौरी शंकर मिश्रा और इंद्र नारायण द्विवेदी के द्वारा इसको जो था वो स्थापित किया गया था। और यहाँ पर मदन मोहन मालवीय का सपोर्ट भी हमें देखने को मिला। और 1919 में ये जो यूपी किसान सभा थी, इसकी 450 ब्रांचेज जो था वो बन चुकी थी। 1920 में बाबा रामचंद्र के द्वारा, यानी कि बाबा रामचंद्र ने जो था वो नेहरू जी से जो है वो आग्रह किया कि उनका गाँव जो है वो विजिट किया जाए, और कुछ एक गाँव बताए थे जिनको विजिट करना था, और नेहरू जी ने विजिट भी किया था। और उसके बाद थोड़ी सी चीज़ें और भी तेज हो गई थी। और बोलते हैं अक्टूबर 1920 में ही अवध किसान सभा जो था वो अस्तित्व में जो था वो आई थी। 1920 में फिर ये अवध किसान सभा अलग से जो था वो अस्तित्व में आई थी। तो वो भी आपने ध्यान रखना है कि अवध किसान सभा जो था वो कब अस्तित्व में जो था वो आई थी, 1920 में जो था ये अस्तित्व में आई थी। और क्या क्या किसान सभा के बारे में जो है वो क्वेश्चन बन सकता है? एक ऑल इंडिया किसान सभा के बारे में क्वेश्चन बन सकता है कि ऑल इंडिया, ये जो ऑल इंडिया किसान सभा या ऑल इंडिया किसान कांग्रेस बनाई गई थी, ये कब बनाई गई थी, कहाँ पर बनाई गई थी? ये जो ऑल इंडिया किसान सभा बनाई गई थी, ये लखनऊ में बनाई गई थी, 1936 को बनाई गई थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में बनाई गई थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके प्रेसिडेंट बनाए गए थे। NG रंगा हुआ करते थे एक, जो जनरल सेक्रेटरी जो था वो बनाए गए थे। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। ऑल इंडिया किसान सभा के बारे में भी इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है, ये नोट करने हैं साथ साथ में। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयाज गिवन इन कॉलम ए एंड देयर लोकल एक्सटेंड गिवन इन कॉलम बी? तो कॉलम ए और कॉलम बी को बेसिकली आपने जो है वो मैच करना है। कॉलम ए में जो है वो पंजाब हिमालय दिया गया है, फिर कुमाऊं हिमालय, फिर नेपाल हिमालय, फिर असम हिमालय। और कॉलम बी में दिया गया है कि ये जो जैसे कि पंजाब हिमालय का बताना है कि ये किससे किसके बीच में है, कौन सी नदियों के बीच में ये है। इस तरह से आपको ये चीज़ें मैच करनी है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय की बात करें तो पंजाब हिमालय जो है वो इंडस यानी कि सिंधु नदी से जो है वो सतलुज नदी के बीच का जो है वो क्षेत्र है। तो हिमालय जो कि इंडस से लेकर सतलुज के बीच में पड़ता है, उसको जो है वो ट्रेडिशनली जो है वो पंजाब हिमालय बोलते हैं। तो पहले को आप मैच कर देंगे बी के साथ। और दूसरे की अगर हम बात करें, दूसरे में दिया गया है कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय की अगर हम बात करें तो कुमाऊं हिमालय, इसका ध्यान रखना है कि ये वो हिमालय का क्षेत्र है जो कि सतलुज से काली नदी के बीच में फैला हुआ है। इसको पहले के साथ मैच कर दीजिए, दूसरे को ए के साथ मैच कर दीजिए, बच गया तीसरा। तीसरे में नेपाल हिमालय की जो है वो बात की गई। तो नेपाल हिमालय कौन सा हिमालय है? ये जो है वो काली नदी से जो है वो तीस्ता नदी के बीच में फैला हुआ क्षेत्र या फिर ट्रेडिशनली रीजन जो है उसको बोलते हैं। तो तीसरे का जो है वो ऑप्शन डी के साथ जो है वो मैच हो जाएगा। और बच गया चौथा असम हिमालय। अगर हम असम हिमालय की बात करते हैं तो असम हिमालय तीस्ता से लेकर दिहांग नदी के बीच में फैला हुआ क्षेत्र है। तीस्ता से दिहांग वाला क्षेत्र जो है ये आता है। तो ये ऑप्शन सी बच गया। पहले का बी देखिए, दूसरे का ए देखिए, तीसरे का डी देखिए, चौथा का सी देखिए, ऑप्शन सी आपके पास सही आंसर हो जाएगा। तो ये बड़ा ही आसान है, परंतु इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। या तो इसमें MCQ बेस्ड क्वेश्चन बन जाएगा, या तो इसमें जो है वो इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा भी। इस तरह का ही क्वेश्चन जो है वो HPRC के द्वारा भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन नॉट अ कंडीशन फॉर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पार्टी एज अ नेशनल पार्टी एज पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रूल्स। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कुछ रूल्स हैं कि किस पार्टी को नेशनल पार्टी बोला जाएगा, किस पार्टी को जो है वो स्टेट पार्टी बोला जाएगा। तो बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फॉर रिकॉग्नाइजेशन एज अ नेशनल पार्टी। यहाँ पर आपको नेशनल पार्टी के लिए बताना है कि कौन सी कंडीशन जो है वो नहीं है। अगर हम नेशनल पार्टी के लिए बात करते हैं तो यहाँ पर 10% वोट इन लोकसभा की, 10% वोट लोकसभा में होने चाहिए। रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी इन 4 स्टेट्स की, वो 4 तरह के राज्य, 4 अलग अलग राज्यों में जो है वो स्टेट पार्टी का दर्जा उसको मिला होना चाहिए। उससे आगे बोलते हैं यहाँ पर
2% इन लोकसभा फ्रॉम 3 सीट्स की 3 सीटों से एटलीस्ट 2% सीट्स उनकी होनी चाहिए, यानी कि 3 लोकसभा स्टेट से 2% सीटें उनकी लोकसभा में जो है वो होनी चाहिए। उससे आगे बोलते हैं 6% वैलिड वोट्स इन लीस्ट 4 स्टेट्स प्लस 4 लोकसभा सीट्स। तो बोलते हैं से 6% उनके वैलिड वोट्स होने चाहिए एटलीस्ट 4 स्टेट से और 4 लोकसभा की सीट्स भी जो है वो होनी चाहिए। हम यहाँ पर ऑप्शन डी से ही जो है वो कॉम्बिनेशन मैच करना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही है कि 6% जो है वो वैलिड वोट्स होने चाहिए एटलीस्ट 4 स्टेट्स में, ये तो बिल्कुल सही बात है। या फिर 4 लोकसभा सीट्स होनी चाहिए, ये प्लस जो है इसमें प्लस है, ये 4 लोकसभा सीट्स भी जो है वो होनी चाहिए, ये तो बिल्कुल सही है, ये तो नेशनल पार्टी के लिए कंडीशन है। और दूसरा बोलते हैं 2% सीट इन लोकसभा फ्रॉम 3 स्टेट्स की 2% जो है वो लोकसभा सीट्स होनी चाहिए जनरल इलेक्शंस में और एटलीस्ट 3 स्टेट्स से होनी चाहिए, ये भी सही स्टेटमेंट है। बोलते हैं रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी इन 4 स्टेट्स की एटलीस्ट 4 स्टेट्स में उसको जो है वो स्टेट पार्टी का दर्जा मिला होना चाहिए, ये भी सही है। परंतु 10% वोट्स इन लोकसभा, ये जो है वो कंडीशन नहीं रखी गई है। तो यहाँ पर वही पूछा गया था नॉट कंडीशन, तो ये ऑप्शन डी जो है वो नॉट कंडीशन में आ जाएगा, ये नेशनल पार्टी के लिए कोई कंडीशन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम हमारे पास क्या पूछा गया है, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के JVT एग्जाम के लिए और साथ में ही आप कवर करना चाहते हैं पटवारी एग्जाम के लिए, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। देखिए लिमिटेड समय है और आपके पास जो है वो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जैसे TGT का रिजल्ट आ रहा है तो वो शॉकिंग रिजल्ट कईयों को लग रहा है जिन्होंने तैयारी नहीं की थी, परंतु जिन्होंने अच्छे से तैयारी की थी उनका नाम लिस्ट में है, वो चुपचाप से डॉक्यूमेंटेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो आप किस तरह से अपने स्टडी को शेप देना चाहते हैं, आप किस रास्ते जाना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। साथ में ही अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRCA के जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम के लिए, तो उसकी टेस्ट सीरीज का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में स्टिल ऑफर वैलिड है, तो उस ऑफर में आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 अगले से जो है डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एजुकेशन इन इंडिया इज नॉट कंपैटिबल। तो ये क्वेश्चन HPRC के द्वारा एक एग्जाम में पूछा गया था, तो उस तरह से ही हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। सच बोलते हैं यहाँ पर अनुच्छेद 28 दिया गया है, अनुच्छेद 30 दिया गया है और अनुच्छेद 51A के दिया गया है और अनुच्छेद 46 जो है वो दिया गया है। तो आपको यहाँ पर हर एक अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल को जो है वो देखना है कि कौन सा आर्टिकल किसकी बात जो है वो करता है, और बताना है आपको कि रिगार्डिंग प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नॉट कंपैटिबल, जो कंपैटिबल नहीं है। आर्टिकल नंबर 28 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें लिखा गया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है वो होनी चाहिए। देखिए आर्टिकल नंबर 28 हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स में जो है वो पढ़ते हैं। क्या बात जो है वो आर्टिकल नंबर 28 में जो है वो की गई है, अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान है कि आर्टिकल नंबर 28 में क्या बोला गया है, तो उसमें 6 से 14 साल के बच्चों की बात नहीं की गई है, तो यही जो है वो नॉट कंपैटिबल है और ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बाकी आर्टिकल नंबर 30 तो शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये बिल्कुल सही बात है। 51A के ये जो है वो 6 से 14 साल के बच्चों को जो है वो शैक्षणिक अवसर प्रदान करने की बात करता है। आर्टिकल नंबर 46 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिव्यक्ति करने वाला जो है वो निर्देशक देता है, निर्देशक तत्व है। तो यहाँ पर हम आर्टिकल नंबर 28 देखेंगे कि आर्टिकल नंबर 28 आखिर बात किसकी जो है वो करता है, क्या बात आर्टिकल नंबर 28 में की गई है। ठीक है जी, तो आर्टिकल नंबर 28 पहले तो ये ध्यान रखना है कि ये फंडामेंटल राइट्स में जो है वो आता है और आर्टिकल नंबर 28 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात की गई है। यहाँ पर ये आर्टिकल जो है, ये जो आर्टिकल नंबर 28 है, ये सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या पूजा में शामिल होने से स्वतंत्रता प्रदान जो है वो करता है। ये सुनिश्चित करता है कि राज्य निधि से जो है वो पूरी तरह संचालित संस्थान में जो है वो धार्मिक शिक्षा न दी जाए, अन्य संस्थानों में यह स्वैच्छिक हो सकता है। ठीक है जी, तो इस तरह से बात इसमें आर्टिकल नंबर 28 में जो है वो की गई है। बाकी 28 बड़ा डिटेल में आर्टिकल भी है, वो हम अभी नहीं पढ़ते चाहे। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। तो यहाँ पर विटामिन ए की बात की गई है। बोलते हैं विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत जो है वो कौन सा है। तो इनमें से जो फिश ऑयल है, जो मछली का तेल होता है फिश ऑयल, वो जो है वो विटामिन ए का जो है वो अच्छा सोर्स जो है वो माना जाता है। हाँ, ऐसा ही क्वेश्चन जो है वो एक पूछा गया था TGT के एग्ज़ाम में भी, परंतु वो कुछ और टाइप में पूछा गया था।
ठीक है, उसमें क्या पूछा गया था वो भी हम बात कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें विटामिन ए की, तो वहाँ पर बात की गई थी कि विटामिन ए जो है वो कहाँ से मिलता है, तो उसमें ये ऑप्शन नहीं दिया गया था फिश ऑयल, उसमें कैरेट ऑप्शन जो है वो दिया गया था। ध्यान रखना कि वेजिटेबल्स की अगर बात की जा रही है तो कैरेट एक अच्छा वेजिटेबल है जो विटामिन ए की कमी को जो है वो पूरा जो है वो करता है। बाकी इसमें फिश ऑयल, लीवर, एग्स, डेयरी से बने प्रोडक्ट हो गए, और वेजिटेबल में कैरेट हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, ये सब जो है वो विटामिन ए के जो है वो अच्छे सोर्स हैं। विटामिन ए की ही जब बात यहाँ पर की जा रही है तो विटामिन ए के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि इसका केमिकल नाम आपसे जो है वो पूछा जा सकता है। तो इसका केमिकल नाम जो है वो रेटिनल जो है वो होता है। क्या होता है? रेटिनल इसका केमिकल नाम जो है वो होता है। तो इसका केमिकल नाम भी आपको पता चल गया। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू, तो बोलते हैं कि ध्वनि बोलते हैं किस माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती। तो साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू, साउंड वैक्यूम से ट्रेवल नहीं कर सकती। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। साइंस के क्वेश्चन हम वन लाइनर क्वेश्चन भी पढ़ेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो हम जो है वो साइंस के जो है वो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, साइंस थोड़ा डिटेल से हम पढ़ लेंगे। और यहाँ पर ही अगर हम बात करें कि एक ऐसा क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि साउंड जो है वो फास्टेस्ट कौन से मीडियम में ट्रैवल करती है, तो साउंड सॉलिड जो मीडियम होते हैं उनमें फास्टेस्ट ट्रैवल जो है वो करती है, सॉलिड मीडियम में ये फास्टेस्ट ट्रैवल करती है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच फॉर्म ऑफ एनर्जी काउजेज अ मैच स्टिक टू इग्नाइट इनटू अ ब्राइट फ्लेम व्हेन द मैच स्टिक इज स्ट्रक अगेंस्ट द मैच बॉक्स सरफेस। तो बोलते हैं जब माचिस की छड़ी माचिस बॉक्स की तरह से जो है उसको मारा जाता है तो बोलते हैं ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो माचिस की छड़ी जो है वो बोलते हैं ऊर्जा यानी कि एक लाइट उत्पन्न करती है। देखा है आपने, वो किस कारण होती है, कौन सी एनर्जी के कारण जो है वो होती है। तो क्या पोटेंशियल एनर्जी से होती है? नहीं, पोटेंशियल एनर्जी से नहीं होती, काइनेटिक से भी नहीं होती, ये होती है केमिकल एनर्जी से। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। जब आप माचिस जलाते हैं तो केमिकल एनर्जी की हेल्प से जो है वो एक लाइट जो फ्लेम आपको देखने को मिलती है वो प्रोड्यूस होती है और आप किसी भी चीज़ में उस पर आग लगा सकते हैं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? अगले क्वेश्चन में बोलते हैं अ पर्सन or an entity that is responsible for deducting tax at source is required to obtain which specific identification number from the income tax department। तो बोलते हैं स्रोत पर कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति या संस्था को आयकर विभाग से कौन सा विशिष्ट पहचान संख्या प्राप्त करने की आवश्यकता है। देखिए, बोलते हैं एक पर्सन या फिर एक एंटिटी जो कि टैक्स जो है वो डिडक्ट करवाता है, बोलते हैं उसको किस सोर्स से जो है वो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो लेने की ज़रूरत है। तो उसको जो है वो टैन जो होता है, एक टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर होता है, तो ये लेने की ज़रूरत है। टैन इसको बोलते हैं। ऑप्शन ए सी इसका सही आंसर है। हो सकता है अगले आने वाले किसी एग्ज़ाम में आपसे ये फुल फॉर्म पूछ ली जाए, जैसे कि पैन का पूरा नाम पूछ लिया जाए। पैन का पूरा नाम होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, ये पैन का पूरा नाम होता है। हो सकता है आपसे टैन ही पूछ ले जाए, इसका पूरा नाम होता है टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर। हो सकता है आपसे टिन पूछ लिया जाए, TIN, तो टिन का पूरा नाम होता है टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क। हो सकता है आपसे GSTIN पूछ लिया जाए, तो उसका पूरा नाम होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ये सब आपने नंबर जो है वो ध्यान रखने हैं। ठीक है जी, कि कौन सा नंबर क्या है। अब हमारे पास वन लाइनर क्वेश्चन चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, देखेंगे क्या क्या हमसे यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चंस में जो है वो पूछा गया है। वन लाइनर क्वेश्चंस में बोलते हैं भारत में प्रथम चीनी कारखाना और कब और कहाँ स्थापित किया गया था। ये चीनी का कारखाना सबसे पहले 1840 में बेतिया में जो था वो स्थापित किया गया था। ये बेतिया ज़रूर ध्यान रखना, यहाँ पर स्थापित किया गया था। आगे बोलते हैं आर्टिकल नंबर 52 से लेकर आर्टिकल नंबर 78 तक बोलते हैं ये पार्ट 5 में आते हैं, पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं। किसकी बात इसमें, किसमें सब्जेक्ट की बात की गई है इसमें? तो इसमें यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात जो है वो की गई है। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव यहाँ पर ध्यान रखें। आगे बोलते हैं यहाँ पर द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज लार्जली मॉडल्ड ऑन द लाइंस ऑफ विच कंट्री। तो बोलते हैं कि ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो लार्जली जो है वो मॉडल्ड है किस लाइन के ऊपर? तो ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के ऊपर जो है, यहाँ पर देखिए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के ऊपर जो है वो है। जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ जो है वो इंडिया है वो लार्जली मॉडल्ड बेस्ड है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के ऊपर। आगे बोलते हैं विच आर्टिकल डील्स विद द एपिलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन क्रिमिनल मैटर्स। तो क्रिमिनल मैटर्स में ये आर्टिकल नंबर 134 सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन की बात करता है। आगे आर्टिकल नंबर 76 पूछा गया है कि ये किसकी बात करता है।
देखिए जितने भी क्वेश्चंस हैं अभी इंग्लिश में हैं, परंतु हिंदी में इनको समझना बहुत ही आसान है, तो इंग्लिश हिंदी को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। जहाँ पर कुछ कठिन होगा उसको मैं इजी वे में समझाऊंगा आपको, जैसे कि आर्टिकल नंबर 76 है, तो इसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात जो है वो की गई है। आर्टिकल नंबर 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात की गई है। आगे बोलते हैं विच आर्टिकल डिक्लेयर्स द सुप्रीम कोर्ट एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, तो किस आर्टिकल ने सुप्रीम कोर्ट को एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी डिक्लेयर किया है, तो वो आर्टिकल नंबर 129 ने जो है वो किया है। 129 नंबर आर्टिकल है जिसने डिक्लेयर किया है। आगे बोलते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द प्रोसीजर फॉर ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट एप्लीकेबल टू विच बिल, तो ज्वाइंट सेशन बुला सकते हैं परंतु किस बिल में नहीं बुला सकते ये पूछा गया है। नॉट एप्लीकेबल इन विच बिल, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है वो आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं यहाँ पर सिक्किम वॉज मेड अ फुल फ्लेज्ड स्टेट ऑफ इंडिया थ्रू विच एक्ट, तो कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी जिसके तहत इसको फुल फ्लेज्ड स्टेट बनाया गया था, तो वो थी 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो 1975 की थी। ठीक है जी, 1975 की थी। आगे बोलते हैं द फीचर ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड फ्रॉम विच कंट्री, तो बोलते हैं कि जो सिंगल सिटीजनशिप का फीचर है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो कहाँ से इंस्पायर है, तो वो ब्रिटेन के मॉडल पर जो है वो इंस्पायर्ड है, या ब्रिटेन से जो है वो इंस्पायर्ड है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद यूनियन टेरिटरीज, तो यूनियन टेरिटरी से कौन सा पार्ट डील करता है, तो पार्ट नंबर 8 जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो आता है। कौन सा पार्ट नंबर 8 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आता है। आगे बोलते हैं विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, यानी कि केंद्र और स्टेट राज्य के बीच में जो है वो ये बोलते हैं कि रिलेशंस जो है वो कौन से पार्ट में आते हैं, तो वो कौन से पार्ट में आते हैं, वो एग्जैक्टली पार्ट नंबर 11 में जो है वो आते हैं। कौन सा पार्ट नंबर 11 नोट करना है आपने जी। आगे बोलते हैं हु रोट द बुक गांधी एंड एनार्की, तो गांधी और एनार्की इस किताब को बोलते हैं किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये जो है वो गांधी और एनार्की जो है वो चेतूर शंकर नारायण के द्वारा लिखी गई है। आगे बोलते हैं हु पब्लिश द पैम्पलेट गांधी वर्सेस लेनिन, तो गांधी वर्सेस लेनिन एक पैम्पलेट था, ये किसके द्वारा पैम्पलेट जो था वो पब्लिश किया गया था, तो ये पब्लिश किया गया था किसके द्वारा, यहाँ पर देखिए श्रीपद अमृत ढांगे के द्वारा, ये आपने ध्यान रखना, श्रीपद अमृत ढांगे के द्वारा किया गया था। हु इज कॉल्ड गोपाल कृष्ण गोखले द डायमंड ऑफ इंडिया, तो गोपाल कृष्ण गोखले को डायमंड ऑफ इंडिया जो है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बोला गया था। इनका नाम बाल गंगाधर तिलक ध्यान रखना है। ठीक है जी, तिलक के द्वारा बोला गया था। आगे बोलते हैं व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ दीनबंधु एंड्रयूज, तो दीनबंधु एंड्रयूज का जो है वो रियल नेम असली नाम जो था वो क्या था, तो दीनबंधु एंड्रयू का रियल नाम जो था वो चार्ल्स फ्रेयर एंड्रयूज था। चार्ल्स फ्रेयर एंड्रयूज जो है वो इनका असली नाम था। बोलते हैं व्हेन डिड पार्टीशन ऑफ बंगाल ऑफिशियली केम इनटू इफेक्ट, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था, ये अक्टूबर 16 को हुआ था, 1905 में हुआ था। और यही क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन किसी टीजीटी के एग्जाम में पूछा गया था, परंतु हम इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार पढ़ चुके हैं, इनफैक्ट याद भी आपको करवाए गए हैं। अब आपने कितने याद किए वो आप जानते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या पूछा गया है, बोलते हैं हु इज प्रेफर टू एज द इंडियन हिस्टोरियन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो बोलते हैं कि कौन से किसको जो है वो हिस्टोरियन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बोला जाता है, तो वो पट्टाभी सीतारामैया को जो है वो बोला जाता है। किसको, पट्टाभी सीतारामैया, ये जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट में बोलते हैं व्हाट नेम वर गिवन टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बाय सुभाष चंद्र बोस इन 1943, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा 1943 में जो है वो अंडमान निकोबार को क्या नाम दिया गया था, तो इसको जो है वो शहीद और स्वराज आइलैंड कर जो था वो नाम दिए गए थे। शहीद और स्वराज आइलैंड इनको बोलते हैं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच रेवोल्यूशनरी लीडर रोड द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, तो फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब जो है वो भगवती चरण बोहरा के द्वारा लिखी गई है। ये एग्जाम पहले जब HPSSC एग्जाम कंडक्ट करवाता था उसने तो बहुत बार ऐसे एग्जाम पूछे हैं। आगे बोलते हैं हु रोट जेल जर्नी एंड इंडियन नेशनलिज्म, तो जेल जर्नी और इंडियन नेशनलिज्म किसने लिखा है, ये बिपिन चंद्र पाल के द्वारा जो है वो लिखा गया है। बिपिन चंद्र पाल इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं व्हेन एंड वेयर द बदरुद्दीन तैयबजी इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे वो बदरुद्दीन तैयबजी को चुना गया था। वो कब और कहां पर चुना गया था, तो वो 1887 में मद्रास में चुना गया था, तो ये नोट करें 1887 मद्रास। आगे बोलते हैं किंग बिम्बिसारा
बोलते हैं किंग बिंबिसार थे, बोलते हैं बिलोंग टू विच डायनेस्टी, तो ये किस डायनेस्टी से संबंध रखते थे? किंग बिंबिसार ये जो है वो हर्यंक डायनेस्टी से जो है वो संबंध रखते थे। कौन सा? हर्यंका डायनेस्टी से ये संबंध रखते थे। ये हर्यंक डायनेस्टी जो है वो आपने ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं बाण भट्टा इज फेमस फॉर विच टू वर्क, तो बाण भट्ट को जो है वो जो उनके द्वारा हर्ष चरित्र लिखा गया था और कदम्बरी ग्रंथ लिखे गए थे उनके लिए जाना जाता है। हरिसेन इज रिमेंबर्ड एज द राइटर ऑफ विच इंस्क्रिप्शन, तो हरिसेन को जो है वो किस इंस्क्रिप्शन के राइटर के रूप में जाना जाता है? तो इनको जो है वो प्रयागा प्रस्तुति था उसके नाम से जाना जाता है। आगे बोलते हैं हु फाउंडेड द आजीविका स्कूल ऑफ फिलॉसफी, तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये जो आजीविका स्कूल ऑफ फिलॉसफी था, तो आजीविका स्कूल ऑफ फिलॉसफी की स्थापना जो है वो महाकाली घोसले के द्वारा की गई थी। आगे बोलते हैं अंडर विच टाइटल डिड दारास्को ट्रांसलेट द उपनिषद इनटू पर्शियन, तो दारास्को के द्वारा उपनिषदों को पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया था। क्या टाइटल इनको बेसिकली जो था वो दिया गया था? तो इनको जो टाइटल दिया गया था उनको जो है वो सर ए अकबर टाइटल जो है वो दिया गया था। सर ए अकबर टाइटल आपने ध्यान रखना है इसका, क्या टाइटल दिया गया था। आगे बोलते हैं हु लॉन्च द दीवाने को ही डिपार्टमेंट फॉर एग्रीकल्चर, तो दीवाने को ही एक डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर के लिए जो है वो अलग से बनाया गया था। ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था। आगे बोलते हैं यहाँ पर बोलते हैं राजमनामा इज द पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ विच एपिक, तो ये महाभारत की जो है वो ट्रांसलेशन है। आगे बोलते हैं द पोर्टुगीज गवर्नर इंट्रोड्यूस द ब्लू वाटर पॉलिसी, तो ये अल्मीडिया एक ब्लू वाटर पॉलिसी लाई गई थी। हु डिड मोहम्मद गौरी डिफीटेड इन दी बैटल ऑफ चंदावर, तो ये 1194 में हुई थी। इसमें जो है वो किंग जयचंद यानी कि राजा जयचंद को हराया गया था ऑफ गंधवाला डायनेस्टी, ये भी ध्यान रखना है। और आगे बोलते हैं विच इंडियन रूलर ज्वाइन द जैकोबियन क्लब, तो ये टीपू सुल्तान के द्वारा ज्वाइन किया गया था। आगे बोलते हैं यहाँ पर बोलते हैं काली वैली लेक कहाँ पर स्थित है? इज लोकेटेड इन, तो ये तमिलनाडु में स्थित है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं वेमबंद लेक कहाँ पर स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। उससे आगे बोलते हैं क्वेश्चन में एक करंट का नाम दिया गया है अगुलास करंट, और बोलते हैं इज अ वार्म ओशन करंट ऑफ विच ओशन, तो ये इंडियन ओशन का ही है। नेक्स्ट में बोलते हैं द काम चटका करंट इज अ कोल्ड वाटर करंट ऑफ विच ओशन, तो ये पैसिफिक ओशन का है। नेक्स्ट में बोलते हैं बराक वैली इन इंडिया इज लोकेटेड इन स्टेट, तो बोलते हैं ये असम में स्थित है बराक वैली। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं ग्रीनलैंड आइस शीट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ ग्लेशियर, तो ये कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर का एग्जाम्पल है। विंड्स ब्लोइंग इन ऑलमोस्ट द सेम डायरेक्शन थ्रू आउट द ईयर इज कॉल्ड वट, तो उनको प्लेनेटरी विंड्स जो है वो बोला जाता है। प्लेनेटरी विंड्स ध्यान रखें। आगे बोलते हैं सवाना रीजन ऑफ ब्राजील इज लोकली नोन फॉर वट, तो ये जो है वो सिराडो के लिए जानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं द ईस्ट वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्राजील करंट इज कॉल्ड वट, तो इसको साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट में बोलते हैं विच माउंटेन रेंज इन इंडिया हैज़ 7 लेयर्स, तो ये सतपुरा माउंटेन रेंज है जिसकी 7 लेयर्स आती हैं। बोलते हैं हु कॉइंड द टर्म क्रोमोसोम, तो ये क्रोमोसोम टर्म जो था वो वॉल्डेयर के द्वारा जो था वो दी गई थी। वॉल्डेयर का नाम ध्यान रखें। हाउ मैनी सोडियम एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम पेरोक्साइड, तो ये 2 आइटम्स जो हैं वो इसमें होती हैं। आगे बोलते हैं मेथानोइक एसिड इज कॉमनली फाउंड इन वट, तो बोलते हैं ये आंट जो चींटी का काटना होता है उसमें मेथानोइक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट में बोलते हैं हाउ मैनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 104 ग्राम ऑफ हीलियम गैस, तो ये 26 मोल जो है वो इसमें होते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड ऑल्सो नोन एज वट, तो इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी जो है वो बोलते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया। आगे बोलते हैं वट इज कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, तो ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का कॉमन नेम क्या है? तो ये ब्लीचिंग पाउडर आता है। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ कास्टिक सोडा, तो कास्टिक सोडा का साइंटिफिक नेम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। नेक्स्ट में बोलते हैं द डैमेज ऑफ द ह्यूमन बॉडी ड्यू टू रेडिएशन इज मेजर्ड इन व्हाट यूनिट, तो इसको रेड्स यूनिट में जो है वो मेजर करते हैं। आगे बोलते हैं सेक्सटेंट इज यूज्ड टू मेजर, तो सेक्सटेंट हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है। शायद ग्रेजुएशन लेवल पर आपने सेक्सटेंट के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट किए हों। आगे बोलते हैं रेयोन इज अ सिंथेटिक फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वट, तो ये सेलुलोज से जो है वो ऑब्टेन्ड होती है। ठीक है जी, तो ये भी ध्यान रखें।
अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मराठा लीडर एक्सपेंडेड द मराठा पावर इन गुजरात, मालवा, दिल्ली एंड बंगाल। तो बोलते हैं किस मराठा नेता ने गुजरात, मालवा, दिल्ली और बंगाल में मराठा शक्ति का विस्तार किया था। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अपना आंसर आप कमेंट कर कर बताएंगे। इससे पिछले एडिशन में ये हमने पहला ही क्वेश्चन जो था वो डिस्कस किया था, डिटेल से डिस्कस किया था। कमेंट कर कर अपना आंसर बता दीजिए। अगर आपने टेलीग्राम पर अभी भी हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।